दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी, हार के मुंह से जीत छीन के लाना। लेकिन भारत के केस में ये बिल्कुल उल्टा लागू होता है, जीत के मुंह से हार छीन के लाना। हमारे पॉलिटिकल ट्रेडिशंस में 1947 से अब तक ये चला आ रहा है। 1947-48 में एक मिलिटरीली एडवांटेजियस पोजीशन में होने के बावजूद हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप यूनाइटेड नेशन में जाती है एंड वी लॉस्ट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, जिसको आज हम बोलते हैं। 1965 में अगेन हमने पाकिस्तान के लाहौर सियालकोट तक के इलाके कैप्चर करके रखे हुए थे, हाजी पीर पास कैप्चर करके रखा हुआ था, ताशकंद डिक्लेरेशन में हमने वापस दे दिया उससे। 1971 में हमने पाकिस्तान की इतनी बुरी गत की, उसके 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर को खिलाया पिलाया यहाँ पे बिठा के, और शिमला एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिया उससे, और उनको यूं ही भेज दिया पाकिस्तान वापस। 1999 के कारगिल वॉर में अगेन हम एक बहुत बढ़िया पोजीशन में थे, हम बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे जो पाकिस्तानी साइड के कैप्चर कर सकते थे, स्कार्दू तक हम जा सकते थे, पर नहीं गए हम। और आज भी यही देखने को मिला कि जब हम एक मिलिटरीली एडवांटेजियस पोजीशन में थे, वहां पे हमने लड़ाई रोक दी। तो इससे हमें क्या फायदा हुआ? ऑपरेशन सिंदूर से हमने क्या खोया, क्या पाया? हालांकि ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑन गोइंग है, खत्म नहीं हुआ है, बट लगता यही है कि अब सीज फायर इन इफेक्ट होगी लंबे समय तक। सबसे पहले हमारी स्ट्रेंथ्स और हमारी वीकनेसेस दुश्मन के सामने एक्सपोज हो गई, दोनों एक्सपोज हुई। किसी की भी स्ट्रेंथ और वीकनेस मिलिटरीली ज्यादा अच्छे से तभी पता चलती जब लड़ाई होती। तो वो पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट्स को पता चला होगा कि हमारे उनको उनकी वीकनेसेस भी समझ में आई होगी, हमारी स्ट्रेंथ्स भी समझ में आई होगी, तो अब वो उसके ऊपर वर्क करेंगे। हमने उनको समय दे दिया, और अब तो आईएमएफ से बेल आउट पैकेज भी मिल गया उनको, तो वो तो पूरा इन्वेस्ट करेंगे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में। अगर लड़ाई शुरू हुई थी और दुश्मन को हमने गले से पकड़ ही लिया था, तो सांसें रोक ही देनी चाहिए थी, बट अगेन ऐसा नहीं हुआ। और इस पूरे ऑपरेशन के दौरान हम रिएक्ट करते रहे, हमने अपनी नेवी का यूज नहीं किया, जबकि इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस और पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस में जो तीनों सर्विसेज है, उसमें सबसे बड़ा गैप जो है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, टेक्नोलॉजी, वो इंडियन नेवी और पाकिस्तानी नेवी के बीच में ही है। अगर हम उनकी नेवी को हिट करके अच्छा खासा डिस्ट्रॉय कर देते, अच्छा खासा नुकसान पहुंचा देते, तो उनको अपनी नेवी को दोबारा से राइज करने में बहुत समय लगता। और इससे बढ़िया समय क्या था हमारे पास? पूरी दुनिया हमारे फेवर में थी। पाकिस्तान के अगेंस्ट बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स पूरी ताकत से लड़ रहे थे, टीटीपी ने भी एक्शंस लेने शुरू कर दिए थे, चारों तरफ से पाकिस्तान घिरा हुआ था। भारत को दुनिया का इतना सपोर्ट कभी भी नहीं था जितना अभी था, और पाकिस्तान शायद कभी इतना वीक नहीं रहा अब तक के इतिहास में जितना कि अभी था। और उसने गलती भी कर दी थी पहलगाम के अंदर मैसेकर करके, तो हमारे पास में एक फ्री हैंड था, बट अगेन हमने सीज फायर कर दिया। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि देखिए साहब, बात ऐसी है कि हम एक ग्रोइंग इकोनॉमी थे, और अगर इस समय हम किसी बड़ी लड़ाई में पड़ जाते तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी इफेक्ट होती, हम 10 साल पीछे चले जाते, 20 साल पीछे चले जाते। मैं समझता हूँ आपकी बात, लेकिन हमें ना इतिहास से बहुत कुछ सीखना चाहिए। मैं आपको कुछ चीजें याद दिलाना चाहता हूँ। भारत में बड़े बड़े साम्राज्य हुए, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य। आप मुझे बताओ, क्या मौर्य साम्राज्य बन सकता था अगर चंद्रगुप्त सेल्यूकस के विरुद्ध युद्ध नहीं करता? अगर बिंदुसार दक्षिण भारत के 16 राज्यों के खिलाफ एक मिलिट्री एक्सपेडिशन नहीं करता? अगर समुद्रगुप्त, जिसने अश्वमेध यज्ञ करके दक्षिण भारत के 12 राजा, उत्तर भारत के 9 राजाओं, उत्तर पश्चिम भारत के 9 ओलिगार्कीज गणराज्यों को, और पूर्वी भारत और मध्य भारत सारे इलाकों में मिलिट्री एक्सपेडिशन करके इतनी कॉन्क्वेस्ट हासिल करी थी, अगर वो ऐसा नहीं करता तो क्या आज गुप्त एम्पायर बन पाता, जिसको अपन भारत का सुनहरा इतिहास कहते हैं? ब्रिटेन ने इतना बड़ा एम्पायर बनाया कि यूं ही बन गया? कितने युद्ध करने पड़े? अमेरिकन आज इतनी बड़ी पावर हैं, कई जगह युद्ध करने गए, तब इतनी बड़ी पावर बने। वर्ल्ड वॉर 1 में लड़े, वर्ल्ड वॉर 2 में लड़े, उसके अलावा भी उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी। रशियन एम्पायर, जो किसी जमाने में एक बहुत बड़ा एम्पायर था, वो भी कई लड़ाइयां
करके बड़ा एम्पायर बना था। तो अगर आपको एक पावर बनना है ना दुनिया, तो बिना लड़े पॉसिबल नहीं है। हाँ, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, ट्रेड इंपॉर्टेंट है, लेकिन मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम सुपर पावर बनना चाहते हैं। अपने पड़ोस के अंदर ये पागल कुत्ता बैठा हुआ है पाकिस्तान, अगर हम इसी को नहीं हरा पाएंगे तो कैसे हम सुपर पावर बनेंगे? तो ये बिल्कुल गलत बात है कि अगर आपको सुपर पावर बनना है तो इकोनॉमी को स्ट्रांग करो। नहीं, पहले मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट करो, इकोनॉमी अपने आप स्ट्रांग होती रहेगी। इकोनॉमी अपनी जगह स्ट्रांग हो रही है, लेकिन अगर आप मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट नहीं करते हो तो कभी सुपर पावर नहीं बन पाओगे। ये भारत को समझना पड़ेगा। भारत के जो स्ट्रैटेजिस्ट्स हैं उनको ये बात समझनी होगी। और फिर आखिरी में मैं एक ही बात कहूंगा कि देखो, 26-27 हमारे सिविलियंस की हत्या हुई थी, उसका बदला लेने के लिए हम गए थे। क्या मिला हमको? हमारे 16 सिविलियंस और मारे गए, मे बी शायद 16 से प्लस। हाँ, पाकिस्तान के हमने बहुत सारे टेररिस्ट्स को मार दिया, लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, पाकिस्तान के आप 1 लाख टेररिस्ट भी मार लो, उसको फर्क नहीं पड़ता। वो तो टेररिज्म की फैक्ट्री है, वो तो रेडिकलाइजेशन की और टेररिज्म की फैक्ट्री। आप 1 लाख मारोगे, वो 2 लाख पैदा कर देंगे। तो पाकिस्तान को फर्क कैसे पड़ेगा? पाकिस्तान को फर्क तब पड़ेगा जब उसकी टेरिटरी लूज होगी। इतना अच्छा मौका था इस लड़ाई में, क्योंकि पुंछ के ऊपर पाकिस्तान ने बहुत ऑनस्लॉट किया था। पुंछ से ही हाजी पीर का रास्ता जाता है। उड़ी पे भी पाकिस्तान ने अटैक किया, पुंछ पे भी पाकिस्तान ने अटैक किया। ये उड़ी और पुंछ का जो बल्ज है ना, इसको अगर अपन कट कर देते, अपने को मौका था इस पे एक अटैक करने का, इसको अपन कट कर देते, ये हाजी पीर का दर्रा अपने पास आ जाता, जो कई टेररिस्ट्स का ऐतिहासिक रूप से लॉन्च पैड रहा है। 1965 में भी तो किया था ना, 1 पैरा, 4 राजपूत, 19 पंजाब, 4 सिख लाइट इन्फेंट्री और 6 जम्मू कश्मीर राइफल्स। ये 5 यूनिट्स ने मिलकर हाजी पीर कैप्चर कर लिया था। तो आज भी कर सकते थे हम, बट अगेन हमने नहीं किया। पाकिस्तान को फर्क ही नहीं पड़ेगा जब तक आप उसकी टेरिटरी कैप्चर नहीं करोगे, क्योंकि आप 1 लाख लोग मार दो उसके यहाँ पे, वो एक तो फैक्ट एंड फिगर कभी बताएगा ही नहीं दुनिया को कि हमारे 1 लाख लोग मरे या 1000 मरे या 10 मरे। वो झूठ ही बताएगा कि हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ। इट इज नॉट आंसरेबल टू इट्स पीपल। उसे फर्क ही नहीं पड़ने वाला इस चीज का। जब तक उसकी टेरिटरी लूज नहीं होगी, तब तक उसकी आर्मी की इज्जत उसके लोगों के नजर में गिरेगी नहीं। वहां पे पाकिस्तानी आर्मी को हमें खत्म करना है ना, तो सबसे पहले पाकिस्तानी आर्मी की इज्जत को उनके लोगों की नजरों में गिराना है कि ये केपेबल नहीं है। और उसके लिए भारतीय सेना को, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ऑपरेशंस करके पाकिस्तान की टेरिटरीज जीतनी पड़ेगी। और जब उनकी टेरिटरी लूज होना शुरू होगी, तब ये पाकिस्तानी लोग सवाल करेंगे अपनी मिलिट्री लीडरशिप से कि यार, तुम तो बोलते थे कि तुम बहुत जंगजू हो और तुम बहुत दिलेर हो, ये क्या हो रहा है? इंडियन फोर्सेस के सामने तुम टेरिटरी लूज करते जा रहे हो। तब उनका डाउनफॉल शुरू होगा। वरना आप कितने भी रॉकेट मार लो, कितनी भी मिसाइल मार लो, उन्हें फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक वो एग्जिस्ट करते हैं, उनकी आर्मी एग्जिस्ट करती है। और जहां तक इस सीज फायर का सवाल है, तो सरकार से मैं एक बात कहना चाहूंगा यार, कि आज वो लोग जो कल तक सरकार के बड़े क्रिटिक थे और पाकिस्तानी एजेंडे को भारत में आगे बढ़ाते थे या एंटी इंडियन बात करते थे, वो सारे लोग इस सीज फायर से बड़े खुश हैं। और वो सारे लोग जो पेट्रियोटिक थे, जो स्ट्रॉन्ग हेट्रेड रखते थे पाकिस्तान से और प्रो नेशनलिस्ट थे, वो सारे इस सीज फायर से बड़े दुखी हैं। बाकी फिर आप खुद ही समझदार हैं। जय हिंद।